नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ का प्रैक्टिस सेट संख्या 30। इसके पहले हम 29 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं, तो जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बीईओ प्रैक्टिस सेट लिखा होगा, वहाँ से आप सभी प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो है सबसे पहले हम लोग जीएस से स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15 तक लास्ट में करेंगे रीजनिंग के प्रश्नों को। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 से आपका जीएस स्टार्ट हो रहा है। तो पारसेक मात्रक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दूरी का। पारसेक जिसका जो फुल फॉर्म होता है यह पैरेलैक्टिक सेकेंड जो है होता है, और इसका उपयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने में किया जाता है। तो ये हो गया आपका दूरी का मात्रक पारसेक, और समय का मात्रक जो होता है आपका वह सेकेंड होता है, और ऊर्जा का मात्रक जो होता है वह जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। कारण आर है, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, और हल्के रंग ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। हल्के रंग जो है ऊष्मा के अवशोषक होते हैं, इसलिए हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। तो यहाँ दोनों ही आपका सही हो जाएगा, और ये आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला क्वेश्चन है, जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक अवतल लेंस जैसा वह कार्य करता है। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस, जिसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है, की भांति वह कार्य करता है, और पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग उनका भंडारण काल जो है बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आयतन वह घटता है। अक्सर जब कोई भी ठोस पदार्थ तरल पदार्थ में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। जब बर्फ़ पिघलकर पानी का रूप लेती है तो उसका आयतन वह घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीटों यानी कि इंसेक्ट्स के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कीट पतंगों का पूर्णतः अध्ययन किया जाता है। और आपका इथियोलॉजी दिया गया है यहाँ, तो इथियोलॉजी के अंतर्गत जानवर के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। और पैरासिटोलॉजी दिया गया है यहाँ, तो पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अन्य जीवों पर आश्रित या निर्भर रहते हैं। और डी है आपका यहाँ मैल्कोलॉजी, देख सकते हैं, तो मैल्कोलॉजी जिसमें मोलस्का का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत को। यकृत यानी कि जिसको लीवर कहा जाता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है। और आरबीसी, जिसको आरबीसी यानी कि रेड ब्लड क्रप्सल या फिर सेल्स कहा जाता है। तो लाल रुधिर कणिकाएं को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड का रंग जो होता है वह लाल होता है, और आरबीसी की कब्रगाह यकृत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं विटामिन B1 रेटिनाल दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। विटामिन B1 क्या होना चाहिए, तो थायमिन। और बी दिया है विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, तो ये आपका सही है। और सी है आपका विटामिन B6 नियासिन, तो विटामिन B6 नियासिन नहीं, पैरिडॉक्सिन होगा। और डी दिया है विटामिन सी कैल्सीफेरॉल, तो विटामिन सी जो होता है वह एस्कॉर्बिक एसिड होता है।
तो इसलिए ये भी आपका गलत है। तो आपसे पूछा गया कौन सही सुमेलित है, तो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन यहाँ सही सुमेलित है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आनुवांशिक अभियंत्रण जेनेटिक इंजीनियरिंग के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। पहला है रोग प्रतिरोध, दूसरा है वृद्धि वर्धन, तीसरा है जंतु क्लोनिंग, चौथा मानव क्लोनिंग। तो उपयुक्त में जो कुछ सफलता के साथ परीक्षण किए गए हैं वे हैं, तो यहाँ जो होगा आपका रोग प्रतिरोध, उसके बाद वृद्धि वर्धन और जंतु क्लोनिंग, ये सभी जो है सफलता के साथ परीक्षण किए गए हैं। तो आपका सही हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फोर्ट्रान। फोर्ट्रान एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है जिसका प्रयोग जटिल गणितीय गणनाओं को कम समय में हल करने के लिए किया जाता है। इस भाषा का विकास IBM कंपनी द्वारा किया गया था। यह उच्च स्तरीय भाषा है फोर्ट्रान। अगला प्रश्न है ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच तेज व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आरिका मेडू से। भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंधों का ज्ञान जो है आरिका मेडू जो कि पांडिचेरी में है की खुदाई से प्राप्त होता है। इस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त रत्न, मनके, बर्तन, रोमन द्वीप के टुकड़े तथा रोमन सम्राट ऑगस्टस का चित्र मन का जो भारत और रोम व्यापारिक संबंधों को उजागर करता है। और तोंडी जो है यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन में, यह चेरो के पश्चिम तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह था। और मदुरै यह ईस्वी सन की जो है प्रथम शताब्दी में पांड्य राजाओं की राजधानी थी। और ताम्रलिप्ति जो है यह मौर्य काल में पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह था। और अगला क्वेश्चन है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कहाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक शैलकृत चैत्यगृह महाराष्ट्र में लोनावला के निकट कार्ले में स्थित है, जो कि बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है। इसका निर्माण वर्ष 100 से लेकर 125 ईस्वी के लगभग 124 फुट की गहराई तक एक ठोस चट्टान को काट करके किया गया है। तो पूछा जाए कार्ले कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में है। और पीतल खोरा आप देख सकते हैं यहाँ, तो पीतल खोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ कुल 13 गुफा हैं और गुफा संख्या 3 यह चैत्यगृह और गुफा संख्या 4 बिहार से संबंधित है। और जुन्नार आप देख सकते हैं यहाँ, तो जुन्नार यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित जुन्नार प्राचीन समय में हीनयान संप्रदाय का केंद्र था। यहाँ 150 शैल गुफाएँ हैं जिनमें 10 चैत्यगृह और शेष बिहार हैं। और आपका यहाँ दिया गया है बेडसा जिसको बेदसा भी कहा जाता है, महाराष्ट्र राज्य का एक ग्राम है। यहाँ पहाड़ी पर कार्ले और भाजा के गुफा मंदिरों के समान ही बौद्ध गुफा मंदिर है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था किसने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने, तो याद भी रखिएगा नाम, कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, जो शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। यह मंदिर एक ही पहाड़ को काटकर बनाया गया है तथा आयताकार प्रांगण के बीच में स्थित है। इसका शिखर व द्रविड़ शैली में निर्मित है। यह शिव मंदिर है जो एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाह मोहम्मद गौस। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया है और वह सत्तारी सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्रूस फूट को। रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने पल्लवरम जो कि मद्रास के निकट है नामक पूरा स्थल से 1863 ईस्वी में हस्त कुठार की खोज की। इन्हें भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन का द्वितीय युद्ध यह 1192 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य हुआ।
इस युद्ध में गोरी की विजय हुई तथा पृथ्वीराज चौहान का भाई गोविंद राय उसमें मारा गया और राजपूतों की पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणेश्वर संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामकृष्ण परमहंस से। दक्षिणेश्वर रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है और रामकृष्ण परमहंस का पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कामारपुकुर नामक ग्राम में जो है 18 फरवरी 1836 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम जो था वह गदाधर था और 1855 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई राजकुमार चट्टोपाध्याय ने इन्हें दक्षिणेश्वर काली मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्याग्रह आश्रम। गुजरात राज्य के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे अवस्थित साबरमती आश्रम, जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी, जिसे सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, जो गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन की गतिविधियों का उस समय केंद्र बिंदु रहा था। और फिनिक्स फार्म आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन में है। तो फिनिक्स फार्म, इसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस, जिसको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी कहा जाता है, के रूप में निश्चित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया और सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे और मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का मुख्य उद्देश्य था सांप्रदायिक हिंसा एवं अराजकता फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटानिया सरकार के प्रस्ताव के प्रारूप की घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे। तो पहला है आपका कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, दूसरा कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, तीसरा कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, और चौथा कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। तो नीचे दिए गए कूट से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा कि ब्रिटानिया सरकार के प्रस्ताव के प्रारूप की घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे उनमें भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए और सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, यह भी सही है। और जो है कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, यह भी है। और भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। तो इनमें सभी हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन डी सभी चारों। अगला क्वेश्चन है, कथन पी दिया गया है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था और कारण आ रहा है कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका पी जो है, यानी कि कथन सही है। और जो आर दिया गया है कारण कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि पी सही है और आर गलत है, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर। तो कथन देखते हैं, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। और कारण आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपरोक्त कथन में से आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। तो देखते हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आपका यह भी सही है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा एक मूल अधिकार है। इसे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था।
अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है किसको? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 323 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन दे। राष्ट्रपति ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसे संसद के समक्ष रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपने लोकतांत्रिक वैधता यानी कि विधायक जिसको संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध होता है और भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, आपको पता ही होगा। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है वह परम आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सरकारिया आयोग का संबंध वह केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंधियों पर विचार करने के लिए 24 मार्च 1983 को न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया था जिसे सरकारिया आयोग कहा जाता है। इस आयोग ने जनवरी 1987 में 1987 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। इसमें से प्रमुख सुझाव जो था वह था कि शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता पर बल दिया जाए, सक्रिय राजनीतिज्ञों को राज्यपाल नय नियुक्त किया जाए और केंद्र और राज्यों के मध्य आर्थिक संसाधनों के वितरण हेतु समिति का गठन किया जाए और अनुच्छेद 356 का उपयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल एंड बियर संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुल एंड बियर शब्द स्टॉक मार्केट से संबंधित है। इसको हिंदी में तेजड़िया और मंदड़िया कहा जाता है, बुल एंड बियर को। जो व्यक्ति जो है स्टॉक की कीमत बढ़ाना चाहता है वह तेजड़िया कहलाता है और जो व्यक्ति स्टॉक की कीमत गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने की वायदा करके बेचता है वह मंदड़िया कहलाता है। तो यह जो है बुल एंड बियर शब्द आप स्टॉक मार्केट से सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आय की असमानता किसके द्वारा मापी जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आय की असमानता को लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रभाव क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्फीतिक। घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रभाव जो है स्फीतिक होता है और घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा हीनार्थ प्रबंध जिसको कहा जाता है एक अपरिहार्य वह बुराई है क्योंकि आर्थिक विकास के लिए जरूरी होते हैं हुए भी यह मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाला होता है। अगला क्वेश्चन है, लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए। तो यह इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्सिको में रॉबर्ट रेडफील्ड ने 1941 ईस्वी में मैक्सिको में अपने अध्ययन के आधार पर लोक नगरीय सातत्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एशिया महाद्वीप में। पूरे विश्व का लगभग 1/2 भाग से अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। इसका जनघनत्व तो सभी महाद्वीपों से अधिक है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के प्रथम एवं दूसरे नंबर के दोनों देश चीन एवं भारत इसी महाद्वीप में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। वन अनुसंधान संस्थान पूर्व में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बोक्सा जनजाति। भूमसेन देवता की पूजा उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जनजाति बोक्सा, जिसको बोक्सा कहा जाता है, के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कथन ये दिया गया कि कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता और कारण आर है, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा।
तो यहाँ जो सही हो जाएगा कि आपका ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। कृष्ण छिद्र एक असीमित घनत्व का द्रवयुक्त पिंड है जो कि प्रकाश को परावर्तित करने में असक्षम होने के कारण ही अदृश्य है। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि कोई भी द्रव्य, यहाँ तक कि प्रकाश भी, यहाँ से पलायन नहीं कर पाता है। यही कारण है कि कृष्ण छिद्र को दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होने के कारण वहाँ पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर जो है सीमा बनाता है और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान बनाता है 107 किलोमीटर, 106 या 7 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, फान एक स्थानीय पवन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड की। अगला क्वेश्चन है, सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति का। सारगैसो समुद्र अटलांटिक महासागर में स्थित है। महासागरों में जब गर्म और ठंडी जलधाराएं चलती हैं और जहां पर इनका एक दूसरे से मिलन होता है वह प्लांटक नामक समुद्री वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह क्षेत्र मछली यानी कि मत्स्य उत्पादन के लिए वह प्रसिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय का पठार भाग है किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय खंड का। गंगा सिंधु क्षेत्र के दक्षिण में फैला त्रिभुजाकार क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड कहा जाता है और मेघालय का पठार इसी प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है किस दर्रे से होकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिपुलेख दर्रे से। कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। लिपुलेख दर्रा यह पिथौरागढ़ में स्थित यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राप्ती। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। राप्ती नदी यह मध्य नेपाल के दक्षिणी भाग की निचली पर्वत श्रेणियों प्यूथान नगर के उत्तर से निकलती है। इसकी लंबाई जो है 600 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपका बांध दिया गया, दूसरी तरफ प्रदेश, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं। फरक्का बांध कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। घाट प्रवाह यह आपका कर्नाटक में है और हीराकुंड बांध यह उड़ीसा में है और काकरापार यह गुजरात में है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा आप देख सकते हैं, ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का तीसरा। 1 4 2 3 यानी कि ऑप्शन पहला ही ए आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 नहीं गुजरता है कहाँ से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 नहीं गुजरता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 गुजरता है। ये मार्ग जो है थाने और से पुणे और बेंगलुरु, चेन्नई तक जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमृतसर में। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है, जो कि अमृतसर में स्थित है। यह नागरिक हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमोली जनपद में। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसके निर्माता आदि शंकराचार्य थे। इसका निर्माण काल वह 9वीं शताब्दी था और इसे बद्री नारायण मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध नगर। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों में जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला उत्तर प्रदेश का वह गौतम बुद्ध नगर है, जिसकी साक्षरता है
79.12%। और कानपुर की साक्षरता की बात करें, कानपुर नगर की, तो 79.65% है। और इटावा की बात करें तो 78.41% है साक्षरता। और गाज़ियाबाद की साक्षरता दर हो 79.65 आपको बताए ही हैं। तो सबसे अधिक जो है आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर में, जहाँ की साक्षरता है 80.12%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनभद्र। सोनभद्र जिला प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है, क्योंकि प्रयागराज तथा सोनभद्र जिले के बीच में मिर्ज़ापुर जिला स्थित है। इलाहाबाद के समीपवर्ती यानी कि प्रयागराज के समीपवर्ती जो जिले हैं वह आपका चित्रकूट है, मिर्ज़ापुर है, संत रविदास नगर जिसको भदोही कहा जाता है, जौनपुर है, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी। और सोनभद्र एक ऐसा जो है जिला है जो कि 4 राज्यों को टच करता है, मध्य प्रदेश को, फिर छत्तीसगढ़ को, फिर जो है झारखंड और बिहार। तो 4 राज्यों को यह टच करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 शस्त्र जलवायु क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? पहला आपका आगरा, दूसरा मथुरा, तीसरा अलीगढ़, चौथा हाथरस। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको बताना है कि जनपद जो है मध्य गंगा नहर से लाभान्वित होने वाले कौन कौन से हैं। तो यह आपका मथुरा है, फिर अलीगढ़ और हाथरस। आगरा उसमें नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अभ्रक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थारू जनजाति की। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आगरा में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव ये आगरा में आयोजित किया जाता है। और अलीगढ़ में गणेश उत्सव मनाया जाता है, अलीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था उसका नाम आपको बताना है क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की किसान बही योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1992 में किसान बही योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 महिलाएं। सबसे पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी वह थी सुचेता कृपलानी और दूसरी मायावती। अगला क्वेश्चन है, गहन मिशन इंद्रधनुष निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीकाकरण से। और अगला क्वेश्चन है, इजराइल की यात्रा पर जाने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं। यह जुलाई 2017 के मध्य नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, चीन के पहले एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इनसाइड। इनसाइड चीन ने अपने पहले एक्सरे टेलीस्कोप का प्रक्षेपण किया। और पार्कर सोलर प्रोब, देख सकते हैं यहाँ पार्कर सोलर प्रोब, यह सूर्य के बाह्य कोरोना का अध्ययन करने के लिए नासा का एक अंतरिक्ष अभियान है। और कलाम सेट यहाँ दिया गया है, यह नासा द्वारा भेजा गया एक भारतीय छात्र द्वारा निर्मित उपग्रह है। और वीनस यहाँ इजराइल का पर्यावरणीय अनुसंधान उपग्रह है वीनस। अगला क्वेश्चन है, पेरू में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसे पेरू का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ से हो जाएगा मार्टिन विजकारा को। पेरू में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मार्टिन विजकारा को पेरू का राष्ट्रपति चुना गया है। इमैनुअल मैक्रो को फ्रांस का सबसे युवा, अब देखते हैं, इमैनुअल मैक्रो को फ्रांस का जो है सबसे युवा राष्ट्रपति चुना गया है। और प्रिंस फिलिप को बेल्जियम का राष्ट्रपति चुना गया है।
और क्रिस्टिना लेगार्ड यहाँ दिया गया ऑप्शन में, यह वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक महात्मा गांधी नई श्रृंखला में 100 रुपये का बैंक नोट जारी किया, निम्न के संदर्भ में सही कथन चुनें। तो पहला है कि नए 100 रुपये के नोट पर अग्रभाग पर रानी की वाव का चित्रण है, और दूसरा है नए नोट के अग्र और पृष्ठ दोनों भागों की डिजाइन रेखीय पैटर्न है, और तीसरा है रानी की वाव वर्ष 2014 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ। चौथा है नोट के अग्रभाग में संख्या पैनल जिसमें ऊपर बाईं ओर तथा नीचे दाईं ओर छोटे से बढ़ते आकार के अंक हैं। तो कौन सा कथन सत्य होगा आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका 100 रुपये के नोट में आप देख सकते हैं रानी की वाव वर्ष 2014 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और चौथा जो है नोट के अग्रभाग में संख्या पैनल जिसमें ऊपर बाईं ओर तथा नीचे दाईं ओर छोटे से बढ़ते आकार में अंक है। तो 3 और 4 आपका सही हो जाएगा, यानी कि आप देख सकते हैं विकल्प सी यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2019 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट किसने पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बनकर इतिहास रच दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीना जायसवाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, पहला, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से DRDO द्वारा उपग्रह रोधी मिसाइल का परीक्षण किया गया। दूसरा है उपग्रह रोधी मिसाइल का परीक्षण 27 मार्च 2019 को किया गया। और तीसरा उपग्रह रोधी मिसाइल एंटी सैटेलाइट जिसको कहा जाता है में रिंग लेजर गायरोस्कोप नामक नेविगेशन प्रणाली है। तो इनमें और चौथा जो है आपका इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका पहला सही हो जाएगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से DRDO द्वारा उपग्रह रोधी मिसाइल का परीक्षण किया गया, सही है। दूसरा जो है आपका ये भी सही है, उपग्रह रोधी मिसाइल यानी कि एंटी सैटेलाइट का परीक्षण वह 27 मार्च 2019 को किया गया था। और तीसरा जो है आपका उपग्रह रोधी मिसाइल यानी कि एंटी सैटेलाइट में लिंग रेजर गायरोस्कोप नामक नेविगेशन प्रणाली भी लगाया गया है। तो तीनों सही है आपका, यानी कि ऑप्शन सी 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, विकास इंजन के संदर्भ में। विकास इंजन एक लिक्विड प्रोपेल्ड इंजन है जिसका विकास इसरो ने किया। दूसरा है इस इंजन का परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी से किया गया। और तीसरा इंजन में ईंधन के रूप में असीमित डायमिथाइल हाइड्रोजन व ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का प्रयोग होता है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो यहाँ जो सही होगा आपका तीनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2019 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में कौशल विकास का एक विषय शुरू करने की घोषणा की थी। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी आपका सही होगा, स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट इनमें नहीं है। मार्च 2019 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के शैक्षणिक सत्र 19-20 के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में कौशल विकास का विषय शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और योग तथा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को शामिल किया गया है। इसमें स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट शामिल नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र जोशी को। अगला क्वेश्चन है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिल्म अंधाधुन को। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2019 को विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेविड मालपास को। अगला क्वेश्चन है, 22वें फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कतर में। 22वें फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में होगा और 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो होगा आपका भारत में होगा। और विश्व कप क्रिकेट 2019 का आयोजन जो हुआ था वह आपका इंग्लैंड के वेल्स में जो है हुआ था। और 13वां दक्षिण एशियाई खेल वह नेपाल में संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमियों को बढ़ती घटनाओं खासकर युवा लोगों में का समाधान करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
ने एनसीईआरटी, एनडीएमसी और उत्तरी एमसीडी स्कूलों के सहयोग से एक अनूठी पहल शुरू की है। इस पहल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, परियोजना धूप। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 77.73% जो है आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और बाकी 22.3% वह नगरीय क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक तरफ पदार्थ दिया गया, दूसरी तरफ तत्व। तो चलिए देखते हैं, हीरा जो है ये क्या है? तो यह कार्बन है। संगमरमर जो है यह कैल्शियम है और रेत जो है यह सिलिकॉन हो जाएगा आपका, और माणिक्य रूबी जो ये एल्यूमिनियम होगा। तो आप देख सकते हैं ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। 4, 1, 2, 3 जिस ऑप्शन में होगा, यानी कि विकल्प बी आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला प्रश्न है निम्न में से किसको विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंटोस को। कहवा भी जो है चाय की भांति रोपड़ कृषि का उत्पाद एवं पेय पदार्थ है। यह 3 प्रकार का होता है, लाइबेरिया, अरेबिका और रोबस्ता। ब्राज़ील के साओ पोलो को विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है और सेंटोस को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, गन्ना। गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत जो है वो 93.5% है, जो कि सर्वाधिक है। और गेहूं की बात किया जाए तो यह आपका 91.7% जो है कुल सिंचित क्षेत्र है। और चावल देखा जाए तो यह आपका 58% जो है चावल का कृषि क्षेत्र। और तिलहन का जो है आपका देख सकते हैं, तिलहन जो है तो तिलहन हो जाएगा आपका 25.9%। तो सर्वाधिक जो है वो होगा आपका गन्ना। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला है कि लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। दूसरा है भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तीसरा है भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कोड के माध्यम से आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, यानी कि लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। और तीसरा जो है आप देख सकते हैं यहाँ कि भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 1 और 3 यहाँ आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ उद्योग दिया गया है, दूसरी तरफ केंद्र। आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो है आपका पहला दिया सीमेंट का उद्योग केंद्र जो है पोरबंदर, ये सही है आपका। पेट्रो रसायन केंद्र नागथेन, यह भी सही है। चीनी उद्योग सिलवासा दिया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। सिलवासा जो है वह आपका दादर नागर हवेली की है राजधानी है। तो ये आपका यहाँ गलत होगा। लोहा एवं इस्पात उद्योग राउरकेला सही है। तो आपका पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक को। अगला प्रश्न आप देखते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थापित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वह लखनऊ में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये दोनों नई दिल्ली में है आपका। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, दार्जिलिंग में। सिद्धपोंग जल विद्युत संयंत्र जो कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र है, जिसकी स्थापना 11 फरवरी 1896 को दार्जिलिंग में की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरसों का। अगला क्वेश्चन, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुर्गादास। और अगला प्रश्न है, डेली न्यूज समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। और भारत में जो प्रकाशित होता है वह द टाइम्स ऑफ इंडिया है। लंदन में प्रकाशित होने वाला है द टाइम्स है, डेली मिरर है, फाइनेंशियल टाइम्स है, गार्डियन है और डेली मेल है। और पेरिस में जो है प्रकाशित होने वाला है ली किगारो और ला मांद। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रमन प्रभाव दिवस के रूप में। 28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी, जिसकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत में। इसकी स्थापना जो है 1978, याद रखिएगा, भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना सूरत में 1978 में की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से किसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, JRY। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। फ्रांस प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाता है। और अगला क्वेश्चन है, संगम योजना का उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकलांगों की सहायता। संगम योजना का उद्देश्य जो है वह विकलांगों की सहायता करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी किस राज्य में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कर्नाटक में खरीफ 2007 लागू की गई थी। इसके बाद खरीफ 2008 सत्र में इसे हरियाणा, पंजाब व तमिलनाडु में भी लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ 10वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल था 2002 से लेकर 2007 तक के दौरान जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 13 अप्रैल 2005 को किया गया था। और यहाँ ऑप्शन में जो है छठी पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो इसके दौरान जो है ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन तथा गरीबी निवारण से संबंधित कार्यक्रम जैसे कि एकीकृत ग्रामीण निवास कार्यक्रम, ट्राइसेम आदि की शुरुआत की गई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। और 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास पर दिया गया था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो था वह तीव्र एवं समावेशी विकास रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, यह आपका रीजनिंग से जो है पहला प्रश्न है। तो इसमें सुचित्रा पुष्पा से लंबी है और लेकिन मालती से छोटी है, और गीता बीजी से छोटी है, बीजी पुष्पा जितनी लंबी नहीं है। यदि सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हों तो मध्य में कौन होगी? तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि सुचित्रा पुष्पा से लंबी है, तो मान लीजिए सुचित्रा हो गई, यह पुष्पा से क्या है, लंबी है, तो ये आपका पुष्पा हो गई। फिर आगे क्या कह रहा है, लेकिन मालती से छोटी है। लेकिन किसके बारे में कह रहा है? तो सुचित्रा के बारे में। लेकिन मालती से छोटी है, तो मालती हो गई सब। उसके बाद और गीता बीजी से छोटी है, और गीता जो है वह बीजी से छोटी है, तो यानी कि बीजी यहाँ होगी और गीता यहाँ हो जाएंगी आपकी। और बीजी जो है पुष्पा जितनी लंबी नहीं है, तो पुष्पा से छोटी ही होगी। यदि सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हों तो मध्य में कौन होगी? आप देख सकते हैं 2, 2, 4 और मध्य में ये हो गई आपकी, तो मध्य में कौन होगा? तो पुष्पा। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 5, 8, 13, x 34, 55, 89 संख्याओं के अनुक्रम में x का मान आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं 5, फिर उसके बाद 8 दिया गया है, फिर 13, फिर x, फिर 34, फिर 55, फिर 89। अब देख सकते हैं यहाँ 8, 5, 13 और 13, 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, और 21 और 13 जोड़ेंगे कितना होगा 34, और फिर 34 और 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 55, फिर जो है 34 और 55 जोड़ेंगे 89 हो जाएगा। अब देख सकते हैं वो पिछला यानी कि अगला क्रम जो है वो दो पिछले क्रम को जोड़कर बनाया गया है, तो इसलिए आपका यहाँ 21 आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देख लीजिए आप 8, 5, 13 और 13 में 8 जोड़ेंगे तो अगला क्रम जो होगा क्या 21 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि विक्ट्री को YLFWRUB से सांकेतिक किया जाता है तो फेलर कैसे सांकेतिक होगा। तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं विक्ट्री यानी कि B प्लस, आप देख सकते हैं B में 3 जोड़ेंगे तब Y होगा WXY। इसी तरह आप जो है I में 3 जोड़ेंगे तो आपका L हो जाएगा। इस तरह सभी में जो है 3 3 आपको जोड़ा गया है, तो आपको सेम जो है आपको फेलर में भी 3 3 प्लस कर देना है। तो F में 3 जोड़ेंगे तो GHI हो जाएगा आपका। उसके बाद A में 3 जोड़ेंगे तो आपका BCD हो जाएगा। फिर जो है I में 3 जोड़ेंगे तो L हो जाएगा। फिर उस तरह L में आप 3 जोड़ेंगे तो MNO हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर U में 3 जोड़ेंगे तो X हो जाएगा। फिर R में 3 जोड़ेंगे तो U होगा, और फिर लास्ट में है आपका E, तो E में 3 जोड़ेंगे तो FGH तो H हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं IDLOXUH तो जिस ऑप्शन में होगा, यानी कि आप देख सकते हैं IDLOXUH यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि ऊपर दिए गए रेखा चित्र में आयत महिलाओं को प्रकट करता है, यानी कि आयत जो है यह फीमेल को, और त्रिभुज जो है यह पुलिस को, त्रिभुज जो है पुलिस को, पुलिस के सब इंस्पेक्टर को प्रकट करता है, और वृत्त जो है स्नातक को, यह ग्रेजुएट को प्रकट करता है। किस अंक का क्षेत्र उन महिला सब इंस्पेक्टरों को प्रकट करता है जो स्नातक नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं आपको बताना है कि कौन सा अंक जो है का क्षेत्र उन महिला सब इंस्पेक्टरों को प्रकट करता है जो कि स्नातक नहीं है। तो आप देख सकते हैं ग्रेजुएट जो है वृत्त यानी कि जो सर्कल के अंदर आ जाएगा वह नहीं होगा। तो सर्कल के अंदर आप देख सकते हैं 6 नहीं है, और यहाँ 9 नहीं है, बाकी जो है और 8 नहीं है। तो 8 जो है केवल यह फीमेल हो जाएगा आपका। तो आपसे क्या कह रहा है कि वह महिला सब इंस्पेक्टर जो है वह स्नातक नहीं होना चाहिए। तो यह आपका 9 आप देख सकते हैं 9 होगा, क्योंकि त्रिभुज जो है ये सब इंस्पेक्टर को दर्शाता है, और ये जो है आयत जो है यह फीमेल को दर्शाता है। तो 9 आप देख सकते हैं त्रिभुज में भी है और आयत में भी है, तो 9 आपका हो जाएगा सही आंसर, बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। BL दिया गया है 12, DG 9, EI 12, MO 26 और QS X दिया गया है। तो इसमें X का मान आपको बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं B जो है अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे नंबर पर आता है, और L जो है 12वें नंबर पे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 12 2 14 हो जाएगा, और 14 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। और फिर सेकंड जो देखते हैं D, ये चौथे नंबर पर आता है, और G जो है वह आपका 7वें नंबर पे। तो दोनों को जोड़ेंगे 7 + 4 तो 11 हो जाएगा। 11 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। तो ये भी हो गया। इस तरह आगे भी E जो है आपका 5वें नंबर पर आता है, और I जो है वह 9वें नंबर पर। 9 5 14 हो जाएगा आपका। 14 में से 2 घटाएंगे तो आपका 12 हो जाएगा। ये भी हो गया। नेक्स्ट देखें M का स्थान जो है वह 13वां आता है वर्णमाला में, और O का स्थान जो है आपका वह 15वां आता है। तो 13 और 15 जोड़ेंगे तो आपका 28 हो जाएगा। 2 माइनस कर देंगे तो आपका 26 हो जाएगा। याद रखना है 2 सभी में माइनस करना है। तो ये हो गया आपका। फिर उस तरह आप अगला क्रम बना लेंगे। तो अगला क्रम जो है आपका Q और S दिया गया है। तो Q का आप अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम देखेंगे तो 17वां हो जाएगा 17 नंबर पर, और S का जो है आप क्रम जो होता है वह 19वें नंबर पर आता है। तो 17 और 19 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 36, और 36 में से 2 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 34। तो 34 जिस ऑप्शन में होगा, यानी कि आप देख सकते हैं विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस तरह आकृति आप देख सकते हैं 2 आकृतियाँ दी ये और संबंध आकृति है, उसी तरह आपसे आकृति का संबंध पूछा गया है किससे होगा।
तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह बना दिया गया है और फिर आपको यहाँ भी इस तरह बना देना है, तो डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गुणों में से कौन शेष से असंगत है। तो आपको भिन्न बताना है कि कौन सा भिन्न होगा। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका, आप देख सकते हैं चतुराई यानी कि चालाकी जो है इन सभी से भिन्न है। वीरता, निष्ठा यानी कि स्वामी भक्ति और ईमानदारी इन सभी से भिन्न है चतुराई। अगला क्वेश्चन है एक विद्यार्थी अपने विद्यालय के द्वार से सीधे पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह 90 डिग्री कोण बनाकर बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर फिर चलता है और उसी तरह फिर बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाकर रुककर खड़ा हो जाता है। अब वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस निश्चित दिशा में खड़ा है। तो चलिए जो है देखते हैं। तो कह रहा है कि एक विद्यार्थी अपने विद्यालय के द्वार से सीधे पूर्व की दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए ये विश्वविद्यालय का द्वार हो गया। पूर्व आपका आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपका नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, आपका ये पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम। तो कह रहा है पूर्व की ओर 1 किलोमीटर सीधे जाता है और वहाँ से 90 डिग्री कोण बनाकर बाईं ओर। तो बाईं जो है आपका इधर हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया, 1 किलोमीटर इधर गया है और 90 डिग्री कोण बनाकर जो है वह बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। तो 1 किलोमीटर हो गया। फिर उसी तरह बाईं ओर मुड़कर फिर 1 किलोमीटर जाकर रुक कर फिर जो है बाईं ओर मुड़ेगा, तो इधर हो जाएगा आपका, रुक कर खड़ा हो जाता है। अब वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस निश्चित दिशा में खड़ा है। तो प्रस्थान बिंदु आपका ये यहाँ था, पूछा है किस दिशा में खड़ा है, तो यहाँ खड़ा है। तो यहाँ से जो ये दिशा हो जाएगी ऊपर की तरफ जो है नॉर्थ यानी कि उत्तर होगा आपका। तो ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है 4 संख्याओं की एक समुच्चय 1, 3, 7, 12 पर निम्न में से कौन सी अभिक्रिया द्वारा संख्याएं 6, 14, 54 और 149 प्राप्त होंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1, 3, 7, 12 दिया गया है और कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया द्वारा संख्याएं इतना आपको प्राप्त होंगी। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, उसमें 5 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, ठीक। फिर 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। 7 का वर्ग 49 होगा, 5 जोड़ेंगे 54 हो जाएगा। 12 का वर्ग आपका हो जाएगा 144 में 5 जोड़ेंगे 149 हो जाएगा। यानी कि इन संख्याओं में 5 इसके वर्ग में 5 जोड़कर यह संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, इसके वर्ग में 5 जोड़कर हमें यह संख्या प्राप्त होगी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अरुण कहता है यह लड़की मेरी माता के पौत्र की पत्नी है, अरुण का उस लड़की से क्या संबंध है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अरुण कहता है कि यह लड़की मेरी माता के पौत्र की पत्नी है। तो मान लीजिए अरुण हो गया, अरुण की माता, तो माता के पौत्र यानी कि उसके लड़के का लड़का पौत्र कहलाएगा, की पत्नी, तो ये मान लीजिए पत्नी हो गई। तो क्या कह रहा है अरुण का उस लड़की से क्या संबंध है। तो अरुण का जो है ससुर का संबंध हो जाएगा उस लड़की से। तो आपका जो है डी ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न जो कि जीएमटी से शुरू होती है तो उसे भारत में भारतीय समय अनुसार कितने बजे से सुनी जा सकती है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा 3:30 अपराह्न से। भारत का समय व इंग्लैंड के समय से जो है कितना घंटे आगे है, तो 3.5 घंटे। तो आप 10 बजे में 5.5 घंटे जो है ऐड कर दिए तो 3:30 बजे हो जाएगा, 3:30 अपराह्न से। अगला क्वेश्चन है 500 व्यक्तियों के एक समूह में 300 व्यक्ति केवल हिंदी बोल सकते हैं तथा 120 केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं व्यक्तियों की कुल संख्या कितना है, तो 500 है और केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 300 है और केवल अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है, तो 120 है और हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या आपका हो जाएगा 500 माइनस 300 प्लस 120 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 420। तो बचा कितना, 80 बचा। तो आप
आंसर जो आपका क्या हो जाएगा सही, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा कि हिंदी और अंग्रेजी बोल सकने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है 80 होगी। अगला क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर आयाम यानी कि डायमेंशन में एक घन के सभी फलक हरे रंग से रंग दिए गए हैं और उसे 64 इकाई घनों में काट दिया गया। तो कितने इकाई घन ऐसे हैं जिनको 2 फलक हरे रंग के होंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा 24 फलक। तो 2 फलक पर हरे रंग से रंगों घनों की संख्या जो होगी, इसका फार्मूला होगा 12 n-2। तो 12 और n कितना है, तो 4 है, -2 कर देंगे तो 12 गुणे 2 बराबर 24। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित आकृति में कितने आयत हैं? तो इसमें आपको बताना है कितने आयत हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 आयत। और अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है कि देश की शिक्षा नीति में बदलाव लाना देश की प्रगति और गौरवशाली परंपरा की नई मिसाल होगी। विभिन्न क्षेत्रों की स्थितियों को देखते हुए यह अत्यावश्यक हो गया है। तो निष्कर्ष है आपका कि देश के विभिन्न क्षेत्रों की स्थितियों के आधार पर शिक्षा नीति बनाई जाती है। दूसरा है, पुरानी शिक्षा नीति विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामंजस्यता स्थापित नहीं कर पा रही। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी से होगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। तर्क 1 में जो है दिया गया है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों की स्थितियों के आधार पर शिक्षा नीति बनाई जाती है, इसलिए यह निष्कर्ष जो है सही है, क्योंकि समय के बदलते समय के अनुसार देश की शिक्षा नीति में बदलाव लाना देश की प्रगति और गौरवशाली परंपरा की मिसाल होगी। जबकि निष्कर्ष 2 में पुरानी शिक्षा नीति विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामंजस्यता स्थापित नहीं कर पा रही है, इसलिए यह भी निष्कर्ष सही है, क्योंकि बदलते समय के अनुसार देश की शिक्षा नीति में बदलाव लाना वह जरूरी है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हैं। तो दोस्तों जो है ये था आज के प्रैक्टिस सेट का महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।